सभी मित्रों का हिंदी साहित्य समागम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आने वाली प्रत्येक सूचना आपको उपलब्ध, सुलभ, त्वरित और तुरंत मिल सके और आप महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचकर आप इसका लाभ ले सके। साथ ही शिक्षण अभिरुचि से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आज 14 होगा। इससे पूर्व हम 13 प्रैक्टिस सेट इस चैनल के माध्यम से करा चुके हैं और साथ ही हिंदी से संबंधित भी महत्वपूर्ण एनसीईआरटी की 13 क्लासें और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, साथ ही नेट जीआरएफ की काफ़ी महत्वपूर्ण क्लासें आप इस चैनल के माध्यम से हम करवा चुके हैं। यह सारे वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो आप प्ले लिस्ट में जाकर यह संपूर्ण वीडियो देख सकते हैं, जिसका आपका आकलन, आपका अध्ययन एक सुचारू रूप से, एक क्रमबद्ध रूप से चलता रहे। तो महत्वपूर्ण वीडियो आज हम देखेंगे और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट देखेंगे। 14 प्रैक्टिस सेट यहाँ होगा। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी मूल प्रवृत्ति नहीं है? तो मूल प्रवृत्ति कौन सी नहीं होगी? ए पलायन, बी आवृत्ति, सी अधीनता और डी रचना। तो आप जानते होंगे कि मैकडूगल ने जो है 14 मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था और उसके साथ उसके 14 संवेग भी दिए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपने सही अपना आकलन कर दिया होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी इसका सही आंसर होगा बी आवृत्ति नहीं होगा। ठीक है, तो मैकडूगल ने 1908 में जो है 14 प्रवृत्तियां, मूल प्रवृत्तियां मानी थी और उनके साथ 14 ही संवेग को माना था। जैसे कि हम हिंदी में साहित्य में या काव्य शास्त्र में हम पढ़ते हैं रस। अगर हम रस पढ़ते हैं, हम 9 रस, 9 के बाद 11 रस पढ़ते हैं, तो रस के साथ उसके स्थायी भाव भी पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर क्या है, मूल प्रवृत्तियों के साथ उसके संवेग भी हैं। तो कई बार तो संवेगों जो मूल प्रवृत्ति हैं उसके साथ उसके संवेग भी पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? आवृत्ति। अब आवृत्ति नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? निवृत्ति है, आवृत्ति नहीं है। तो पलायन, निवृत्ति, आग्रह, अधीनता, सामूहिक, रचना, युत्सा, संग्रह, पुत्र, कामना, कामवृत्ति, जिज्ञासा, हास्य, आत्मगौरव और भोजन अन्वेषण, ये 14 महत्वपूर्ण क्या है? मूल प्रवृत्तियां हैं। कई बार पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियां कौन सा नहीं है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया। तो कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। मूल प्रवृत्ति आएगी तब भी 14 होंगे और उनके संवेग भी 14 ही होंगे। ठीक है, तो आपको इनके कभी कभी इनका संवेग भी पूछा जाता है कि जैसे पलायन का संवेग क्या होगा? तो भय होगा। ठीक है, और इसी प्रकार से जो संवेग हैं, भय, घृणा, विवाद, आत्मदीन, आत्महीन, अकेलापन, कृति, क्रोध, वात्सल्यता, कामुकता, आश्चर्य, आत्म अभिमान, भूख, अधिकार और मनोविनोद, ये 14 प्रकार के उनके मूल प्रवृत्ति के संवेग भी है। ठीक है, जिस प्रकार हम रस को देखते हैं कि श्रृंगार रस का रहती, हास्य का हास्य, तो इस तरीके से आप आप इसको याद करने का यह माध्यम ऐसा भी हो सकता है। अब हम दूसरा देखते हैं, आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आरटीई के तहत निजी प्राइवेट स्कूलों में कमजोर तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के लिए 25% प्रवेश देना आवश्यक होगा, किस धारा में उल्लेख किया गया है? आरटीई के तहत यह क्वेश्चन इसी प्रकार से 2021 में शिफ्ट 2 में पूछा गया था। बस यहाँ पर हम यह देखेंगे कि जो प्रवेश दिया जाएगा 25% कमजोर वर्ग के बालकों के लिए, तो किस धारा में उल्लेख किया गया होगा? धारा 12, धारा 7, धारा 16, धारा 17। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इस जो पूर्व का प्रैक्टिस सेट हमने 13वां प्रैक्टिस सेट करवाया था उसमें भी इसका उल्लेख हमने किया था। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ये, यानी 12 में। ठीक है, तो 7 में क्या उल्लेख किया गया है? 7 में जैसे पूर्व में मैं कह चुका हूं कि एनसीईआरटी का उल्लेख किया गया कि जो सिलेबस होगा एनसीईआरटी सिलेबस इसका जारी करेगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 16 में क्या उल्लेख किया गया कि बालक फेल नहीं होगा, किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा। धारा 16 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, और धारा 12 में क्या उल्लेख किया गया है कि किसी भी बालक को शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन धाराओं के बारे में मैं पूर्व में भी चर्चा कर चुका हूँ। पूर्व के प्रश्न पत्र में भी आपने देखा होगा कि संपूर्ण धाराओं के बारे में उल्लेख कर चुका हूँ। ठीक है, जिसमें 38 धारा हैं, एक अध्याय है, इस प्रकार से इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है,
तो ये जो 25% प्रवेश का होगा वो धारा कितने में होगा, धारा 12 में उसका उल्लेख किया गया है। प्रश्न नंबर तीसरा देखेंगे, बाह्य अर्जित अभिप्रेरणा नहीं है। जो बाह्य अर्जित अभिप्रेरणा कौन सी नहीं होगी, ए पुरस्कार, बी प्रशंसा, सी आरोप, डी नींद। तो क्या होगा इसका, अभिप्रेरणा से संबंधित है ना, बाह्य और अर्जित दो प्रकार की प्रेरणा होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा नींद नहीं होगा। ठीक है, देखो नींद जो है आंतरिक है, भूख नींद जो है काम वासना ये जो कौन सी है, यह जो है आंतरिक होगी। बाह्य क्या होगी, पुरस्कार होगा, प्रशंसा होगा, आरोप हो गया। ठीक है, जो नींद होगी वो आंतरिक होगी और निंदा होगी, ध्यान रखना निंदा आएगा तो निंदा जो है बाह्य है, बस थोड़ा सा शब्दों का फेर है। तो इसलिए आपको क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन करने का तात्पर्य यही है कि आपकी बारीक नज़र पड़ सके, क्योंकि कई बार जो है हम क्वेश्चन को सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हैं और आंसर हमारा सही रूप से टिक नहीं हो पाता है, यही कारण है। इसलिए आप कई बार क्वेश्चन को आपने समझने की कोशिश कीजिएगा जिससे आपका आंसर सही और सटीक हो सके। ठीक है, नींद जो है आंतरिक है और निंदा जो है बाह्य है, इस पॉइंट को आप नोट रखना। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है, जो चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो पूर्व में क्वेश्चन पत्रों में बनाए गए क्वेश्चन है उसकी ही समरूपता है जो है क्वेश्चन प्रश्न पत्र में क्वेश्चनों को मैंने डालने की कोशिश की है। बस समझने की कोशिश करना, रटने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको क्वेश्चन का स्तर हार्ड भी लगे तो यह ना सोचे, क्योंकि आपका अध्ययन जितना बेहतर कठिन स्तर होगा तो आपका अध्ययन उतना बेहतर होगा, क्योंकि कठिन स्तर से तो आपकी जिज्ञासा बढ़ेगी, फिर आप अपना सिलेबस टटोलोगे, अपने नोट्स को देखोगे, फिर उसमें कुछ फेरबदल करोगे कि हमें कहाँ पर हमें दिक्कत हो रही है, आप फिर उसमें सुधार करोगे और ये सुधार इस प्रकार के कठिन स्तर आपको आने वाले एग्जाम में मजबूती देगा, जो आपको सफलता पाने से शिखर तक पहुंचा जा सकता है। तो आगे देखते हैं हम चौथा नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। तो कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं होगा, ए ज्ञात से अज्ञात, बी प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, सी अंश से पूर्ण और डी अनुभूति से तर्क। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपने इसमें अपना आकलन कर दिया होगा कि कौन सा नहीं होगा। शिक्षण सूत्र आपके उसमें शिक्षण लगा हुआ है ना, आपके उसमें शिक्षण भी लगा हुआ है, शिक्षण विधियां भी लगी हुई है, शिक्षण सूत्र भी लगा हुआ है आपके सिलेबस में, अगर आपने ध्यान बारीकी से ध्यान दिया होगा तो इसका सही आंसर होगा सी। ठीक है, अब आप मुझे लगता है कि यहाँ से ज़्यादातर लोगों ने डी मारा होगा कि अनुभूति से तर्क तक, लेकिन अनुभूति से तर्क तक भी जो है शिक्षण सूत्र है। अब अंश से पूर्ण क्यों नहीं है, अंश से पूर्ण नहीं होगा बशर्ते पूर्ण से अंश होगा, और पूर्ण से अंश एक बेहतर माना जाता है अध्ययन के लिए, बालकों के अध्ययन के लिए। और यह जो पूर्ण से अंश हम कहाँ पर पढ़ते हैं, गेस्टल्टवादी जो संप्रदाय थे उसके वर्दीमर या बार्थीमर कहीं पर लिखा होता है, तो वर्दीमर, कोपका, कोहलर जो गेस्टलवादी सिद्धांतवादी थे, इनके सिद्धांत पर आधारित है। इन्होंने इसका उल्लेख सबसे पहले किया था कि जो है शिक्षा इस तरीके से स्तर होना चाहिए, किसका, पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, और पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र है, ना कि अंश से पूर्ण की ओर। अर्थात पहले हम बालक को बताएंगे, किस तरीके से बताएंगे, पहले हम बालक को एक पेड़ बताएंगे, पूरा पेड़ बताएंगे। ठीक है, तो उसकी दृष्टि पेड़ पे जाएगी, तो उसके बाद हम उसकी टहनियाँ या उसके पत्ते जो भी हम उल्लेख करेंगे उसको समझाने की कोशिश करेंगे। एक सिंपल सी बात है। ठीक है, अब कौन कौन से शिक्षण सूत्र हैं, देखो कुछ ऐसे शिक्षण सूत्र हैं जहाँ पर हमें ज़्यादा दिमाग को दौड़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि ज्ञान से अज्ञात की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सरल से कठिन की ओर। ठीक है, और सरल से कठिन की ओर इसका दृश्य अदृश्य भी कहा जाता है। ठीक है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अनिश्चय से निश्चय की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, अनुभूति से तर्क की ओर, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोविज्ञान से तार्किक की ओर। ठीक है, तो इन पॉइंटों को आप नोट करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं, पांचवा का, सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया, ए बंडूरा, बी स्पीयरमैन, सी जड़, डी ब्रूनर। तो किसने दिया होगा, तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा
कि सम्मानीकरण का जो सिद्धांत दिया तो किसने दिया? तो यह जो सिद्धांत दिया था इसका सही आंसर होगा सी, यानी जड ने दिया था। ठीक है। अब देखो बंडूरा का सामाजिक अधिगम का सिद्धांत काफी लोकप्रिय है। ठीक है, जैसे जीन पियाजे का संज्ञानात्मक है ना, इस पियरमैन का क्या है, द्विकारक, एक द्विकारक और उस पर फिर उन्होंने 3 कारक भी जोड़ा था, लेकिन द्विकारक उनका काफी प्रसिद्ध माना जाता है। ब्रूनर का काफी प्रसिद्ध अन्वेषण का सिद्धांत। ठीक है, तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। आगे हम 6 नंबर का प्रश्न देखते हैं। प्रेमी द्वारा अपनी प्रेमिका की इच्छाओं से अलग ना समझना या किसी दुख में सम्मिलित होकर वैसे ही अनुभव करना किस प्रकार की रक्षा युक्ति होगी? ठीक है, अर्थात आप किसी के दुख में, किसी को दुख है और आप वहां से विलाप करने लगते हैं, संवेदनाएं प्रकट करने लगते हैं, तो आपके भाव में जो संवेदनाएं जगती है, देखो दुख तो दूसरे व्यक्ति को हो रहा है, लेकिन आप उसके दुख में आपके आंसू, आपकी संवेदनाएं, ठीक है, निकल रही है, भावनाएं व्यक्त हो रही है, तो किस प्रकार की रक्षा युक्त होगी? प्रक्षेपण, अंत प्रक्षेपण, प्रतिगमन, स्थापन। हर प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार से क्वेश्चन करवाए हैं मैंने, तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसका सही क्या होगा? तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा कि किस प्रकार से यहां पर होगा। तो इसका सही आंसर होगा अंत प्रक्षेपण। और प्रक्षेपण के बारे में हम कह चुके हैं, पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं। जैसे कि प्रक्षेपण का किसने दिया था? फ्राइड ने दिया था। उसका ही विपरीत है अंत प्रक्षेपण। ठीक है, जैसे कि नाज न जाने, प्रक्षेपण का नाज न जाना, आंगन टेढ़ा, खेल में हारने के बाद दूसरे को दोष देना। ठीक है, और ये अंत जो प्रक्षेपण होगा तो वह क्या होगा, किस प्रकार का होगा? तो अंत दूसरों, हम जैसे प्रक्षेपण है तो दूसरों में वह देखते हैं जो अपने अंदर होता है। जैसे अपने अंदर भावना होती है दूसरे, जैसे हम एक फिल्म देखते हैं। ठीक है, हम फिल्म देखा, एक सीरियल देखा या धारावाहिक देखा या कथा हमने देखी, एक धारावाहिक देखा एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एक सीरियल, एक जो है धारावाहिक देखा, वहाँ पर नायक या नायिका कोई रोल निभाता है तो हमारे अंदर वह उमंग आ जाती है, हम ऐसे सोचते हैं कि हम नायिका की भूमिका हमें है। ठीक है, तो यह प्रक्षेपण हो गया। दूसरों में अपने को देखना प्रक्षेपण है, लेकिन दूसरों में स्वयं को देखना अंत प्रक्षेपण है, क्योंकि मैं अंदर देख रहा हूं अपने। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? अंत प्रक्षेपण होगा। बाकी स्थापन के बारे में आपको बता चुका हूं कि जैसे अंगूर खट्टे हैं, बहाना बनाना, जैसे किसी कार्य में दोष निकालना। कोई लड़का असफल हो जाता है तो बोलता है कि इस बार जो है पेपर बहुत हार्ड आया था। ठीक है, दूसरों को दोष देना। इसी तरीके से जैसे प्रतिगमन है, प्रतिगमन किसी व्यक्ति के, प्रतिगमन क्या है? पीछे की ओर, प्रतिगमन है ना, गमन माने जाना, पीछे की ओर प्रतिगमन। एक व्यक्ति की समस्या से फूट फूट कर रोता है, जैसे बालकों जैसा। ठीक है, जैसे कि अब आपको हर बार अपना बचपन याद आता है कि पहले हम इस प्रकार के थे, आज हमारी भावनाएं किस प्रकार की है, आज वो जवानी, वो उमंग, वो जिज्ञासा नहीं रही, तो हमारे अंदर क्या होता है? कभी कभी रोना, कभी कभी एक विलाप जैसा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है? प्रतिगमन होता है, पीछे की ओर हम अपने जीवन को टटोलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी बार कह चुका हूँ मैं, तो आप 4-5 को देखना ही देखना। स्थापन, प्रक्षेपण, प्रतिगमन और विस्थापन, और इसके साथ ही प्रतिस्थापन के साथ आपको देखना जैसे तदात्मीकरण, तो पहले बार आ चुका तो 2-4 इसमें पॉइंट आप देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, ये समायोजन से संबंधित है, कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार पूर्व प्रैक्टिस सेट में भी इसकी जानकारी दे चुका हूँ। आगे हम देखते हैं 7वां नंबर का प्रश्न। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान की अवधारणा दी। तो मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा दी है, या पिछले प्रश्न पत्र में भी पूछा गया था 2021 में। ए वियर्स, बी हर्जबर्ग, सी वुडवर्थ, डी थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आपने आकलन कर दिया होगा, आपकी जिज्ञासा जगा चुका हूं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? वियर्स होगा। ठीक है, तो यह जो है स्वास्थ्य विज्ञान का जो इसका संबंध है वो किससे है? ये स्वास्थ्य विज्ञान का भी है, और स्वास्थ्य जो है
स्वच्छता आंदोलन का भी इन्होंने किया था। यूएसए के, ये जो है अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे, ठीक है। तो इन्होंने जो मानसिक स्वास्थ्य का दिया और मानसिक स्वास्थ्य की अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया था हार्जबर्ग ने, पिछली बार पूछा गया था। कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है, ठीक है। अगला 8वां नंबर का प्रश्न है, थॉर्नडाइक के गौण नियम में शामिल नहीं है। कौन सा नहीं है? ए मानसिक स्थिति का नियम, बी अनुक्रिया का नियम, सी साहचर्य का परिवर्तन का नियम, डी समानता का नियम। तो इसमें क्या नहीं होगा? थॉर्नडाइक का जो प्रसिद्ध नियम है आप तो जानते हैं, उन्होंने जो है गौण नियम और वो नियम दिए थे ना, 3 उन्होंने जो है मुख्य नियम दिए थे। अभ्यास, तात्पर्यता, प्रभाव का कई बार पूछा जाता है, ठीक है। तो ये अधिगम से संबंधित जो नियम है इनके, और उसके बाद उन्होंने 5 जो है गौण नियम दिए थे, कहीं पे बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 8 का। तो 8 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा नहीं होगा इसमें? तो इसमें जो होगा सही नहीं होगा वह अनुक्रिया का नियम होगा, ठीक है। जबकि मानसिक स्थिति, साहचर्य, समानता का होगा, अनुक्रिया का नहीं होगा, बशर्ते बहुक्रिया का उन्होंने कहा था, ठीक है। तो आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सहयोगी नियम कौन कौन से बताए? गौण या सहयोगी नियम कौन कौन? मानसिक स्थिति, साहचर्य, आसंकिक, बहुक्रिया, समानता का नियम, ठीक है। समानता के नियम को सादृश्यता का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। और इनकी एक काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक थी एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी बिना अभ्यास की विस्मृति। तो उसमें इन्होंने उल्लेख किया था, ठीक है। तो यह नियम आपको होने ही चाहिए कि यह अवश्य देखिए कि गौण कौन से नियम है, और इस प्रकार के क्वेश्चन पूर्व में भी पूछे गए थे, ठीक है। बाकी इनका एक प्रसिद्ध सिद्धांत है प्रयास और भूल त्रुटि का सिद्धांत, उसी के आधार पर इन सिद्धांतों को इन्होंने दिया था, ठीक है। त्रुटि और भूल का सिद्धांत भी कई बार पूछा जाता हो, शायद ये पिछली बार पूछा गया था। तो आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। जब तक आपका रचनात्मक ज्ञान नहीं होगा तब तक आपका अध्ययन बेहतर नहीं हो सकता है मित्रों। तो इसलिए आप रचनात्मक की ओर बढ़े, रटने की कोशिश ना करें। कितना रटोगे, कितने? हाँ देखो, इसमें 27 टॉपिक है और 15 से 16 इतने महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, जैसे बाल विकास, वृद्धि, अभिप्रेरणा, ठीक है, समायोजन। काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ से परिभाषा पूछेगा ही पूछेगा और सिद्धांत भी पूछेगा। जिसे एक एग्जाम्पल के तौर पर आपने आकलन किया होगा तो 2021 में फर्स्ट शिफ्ट में जो है कि 5 से 6 परिभाषाएं पूछी गई थी और 4 से 5 जो है सिद्धांत पूछे गए थे डायरेक्ट। तो आप रटने की कोशिश ना की करें, समझने की कोशिश अवश्य करें, जिससे कि आपका चिंतन बढ़ेगा, और आपका चिंतन बढ़ेगा तो अवश्य आपका आकलन बेहतर रूप से हो सकता है एग्जाम में। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 9वां, आंसू बेल के सीखने या अधिगम सीखना एक ही होता है का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? अभिकरण, अन्वेषण, परीक्षण और रट कर सीखना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है आंसू बेल का यह सिद्धांत। तो उन्होंने ये 4 सिद्धांत दिए थे, तो इसमें से कौन सा नहीं होगा, कौन सा नहीं बताया उन्होंने, तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा कि कौन सा इसमें सही होगा, ठीक है। 9वां नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 9वां का? परीक्षण द्वारा नहीं होगा, ठीक है। एक अभिकरण है, तो अभिकरण या अभिकरण क्या होता है? जैसे हु वो सीखना, हु सीखना या याद करना, ठीक है। अन्वेषण क्या हुआ? एक एक शब्द को सीखना, ठीक है। और रट कर सीखना, नए ज्ञान का आत्मसात करना। चौथा है अर्थपूर्ण सीखना, यानी छानबीन करना। तो काफ़ी महत्वपूर्ण, अक्सर इसमें ज़्यादातर आपने देखा भी होगा, तब भी आपने रट कर सीखना होगा, क्योंकि रट कर सीखना कोई सीखना माना नहीं जाता है। जैसे हम पेडागोजी में देखते हैं, टेट में पेडागोजी विज्ञान में भी आती है, समाज विज्ञान में भी आता है, संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में भी आता है। तो उसको थोड़ा अपने को चेंज करना होगा, एक ही रट्टा नहीं डालना होगा, ठीक है। जैसे कि इसका है, ठीक है। तो उनने 4 बताए थे, अभिकरण, अधिकरण, अन्वेषण, रटकर और अर्थपूर्ण। ये सिद्धांत आंसुबेल ने दिए, ठीक है। वैसे रट कर सीखना अच्छी बात नहीं है, लेकिन आंसुबेल के सिद्धांत है तो तब तो आपको वही उचित मानना पड़ेगा। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे 10वां नंबर का क्वेश्चन है, आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है, यह परिभाषा दी। किसने दी? ए मन, बी स्किनर, सी वाटसन, डी बोरिंग। तो किसने दिया था?
आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 10वां का? इसका सही आंसर होगा ये, यानी मन ने यह सिद्धांत दिया था। ठीक है। और स्किनर का अधिगम से संबंधित, बोरिंग और स्किनर का अधिगम से संबंधित काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है। स्किनर के सिद्धांत तुम्हें सभी जगह मिलेंगे, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप याद रख लेना। अधिगम में मिलेगा, बुद्धि में भी मिलेगा। 11 नंबर का क्वेश्चन है, रक्षा युक्ति है। रक्षा युक्ति अर्थात है क्या? सामाजिक परिक्रिया, बी मानसिक परिक्रिया, सी परामर्श परिक्रिया और डी अहम सुरक्षात्मक। तो क्या होगा? तो रक्षा युक्ति क्या होगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अहम सुरक्षात्मकता है। ठीक है। जो सुरक्षा के लिए तो हम रक्षा युक्त अपनाते, यह अभिप्रेरण से संबंधित है। ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, कैसे अभी मैंने पूर्व में इसी बार चर्चा की थी क्वेश्चन पे, प्रतिगमन हो गया, परिक्षेप होगा, स्थापन हो गया। ठीक है। प्रतिगमन हो गया, तदात्मीकरण हो गया, आत्मीकरण हो गया। तो ये सारे क्या है? रक्षा युक्ति हैं। रक्षा युक्ति दो प्रकार की, प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष है। जो प्रत्यक्ष हो केवल 4 रक्षा युक्ति हैं, और जो अप्रत्यक्ष हैं 16 से 18 रक्षा युक्ति है। ध्यान रख लेना, कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। बस ऐसे ही एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से लगाव रखकर एक समन्वय करके आप देखोगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12वां नंबर का महत्वपूर्ण प्रश्न है, आदतों को अर्जित किया जाता है, किससे किया जाता है? ए वंशागत, बी पर्यावरण वंशागत, सी पुनरावृत्ति और डी संस्कृति। तो किससे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 12 का सी, यानी पुनरावृत्ति होगा। ठीक है। अब पर्यावरण वंशागत होगा, आपका ध्यान अवश्य गया होगा, लेकिन आदतों को अर्जित की बात कर रहा है, ना कि अधिगम की बात कर रहा है। ठीक है। अधिगम होगा विकास को होगा, अधिगम होगा तो पर्यावरण से भी हम सीखेंगे, तब भी वंशावत से नहीं सीखेंगे, बाह्य वातावरण से सीखेंगे। हाँ, एक बात आ सकती है कि जो बालक के विकास को प्रभावित करता है तो वंशागत, हाँ आपके सिलेबस में वंशागत और पर्यावरण या वातावरण लगा हुआ है। ठीक है। तो वहाँ पर बात कहाँ पर आएगी उस चीज़ को? अब देखो, निश्चित तौर पे इस प्रकार के क्वेश्चन लेने का आवश्यकता है। जब आदमी प्रश्न पत्र का बेहतर आकलन करता है तो वो दूसरे की जिज्ञासा भी पढ़ने की भी कोशिश करता है कि वास्तव में जो पहली नज़र होगी, पहली दृश्य अभ्यर्थी की जाएगी, वह उस पॉइंट पर जाएगी जो समानता सबके समझ में आती है। इसमें कोई मतभेद नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपका रचनात्मक की ओर आपको बढ़ना चाहिए। 13 नंबर का प्रश्न है, मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी को सम्मिलित करने की प्रक्रिया को कहते हैं। मौजूदा ज्ञान, अगर आपके पास ज्ञान है तो नए ज्ञान में जानकारी को सम्मिलित करने को कहते हैं। नहीं है, इसमें लिखा हुआ है, नहीं काट देना। मौजूदा ज्ञान में नई जानकारी, नई की जगह में नहीं कर देना। आपके पास ज्ञान है, अगर आप नई जानकारी उसमें सम्मिलित करते हैं तो उसके उपरांत क्या होगा? तो क्या होगा उसके उपरांत? अनुकूलन, आत्मसातीकरण या आत्मसातकरण, संतुलन और समंजन। तो क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा 13 का, इसका सही होगा बी, यानी आत्मसातकरण। नए ज्ञान था, आपने नई उसमें कुछ नया जोड़ दिया। ठीक है। बशर्ते आप मौजूदा परिस्थिति में विकास के बारे में पढ़ रहे हैं और विकास से संबंधित आपने कोई नए ज्ञान उसमें जोड़ा, नई दृष्टि उसमें डाली, तो आपने आत्मसात किया। ठीक है। और यह आत्मसात, इस प्रकार की बातें किसने की थी? समायोजन में, संज्ञानात्मक विकास में भी इन पॉइंटों को किसने रखा था? जीन पियाजे ने रखा था। ठीक है। जैसे उसने संगठन, अनुकूलन, समायोजन और जैसे स्कीमा हम देखते हैं तो उन्होंने इस बात को भी इस पॉइंटों पर चर्चा की है। आगे 14 नंबर का प्रश्न है, छात्र सक्रिय रूप से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, उपागम से संबंधित है। किस उपागम? छात्र किस प्रकार अपना ज्ञान का जो है निर्माण करते हैं? ये व्यवहारवाद उपागम, बी रचनावाद, सी अभिप्रेरणा और डी क्रिया विधि उपागम। तो इसका सही आंसर क्या होगा 14 का? तो छात्र किससे करते हैं? सक्रिय रूप से किससे करते हैं? तो इसका सही आंसर होगा बी, यानी रचनात्मक से। क्रियात्मक तो बाद में आएगा, लेकिन रचनात्मक से वह अपने ज्ञान का निर्माण करेंगे।
उपागम भी आपके पास लगा हुआ है, ठीक है, जैसे शिक्षण से संबंधित उपागम भी लगा हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर का। बुद्धि की अभिवृद्धि बुद्धि की अभिवृद्धि का चरम सीमा किस आयु में होती है? जो बुद्धि होती है चरम सीमा, एक तीव्र गति किस आयु में बुद्धि होती है, या बुद्धि का किस, जो बुद्धि का विकास होता है वो किस आयु में सबसे तेज होता है, सबसे अधिक होता है, चरम सीमा पर होती है? ए 16 वर्ष, बी 20 वर्ष, सी 18 वर्ष और डी 12 वर्ष। तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका ए होगा, ठीक है। 15 का क्या होगा? ए होगा। जैसे आपने जीन पियाजे के देखे होंगे ना, 2 से 3, उसके बाद 12, उसके बाद 11 से 14, ठीक है, और फिर लास्ट वाला। तो आप मूर्त अमूर्त हिसाब से भी इस तरीके से अपने दृष्टि को डाल के भी यहाँ पर आकलन कर सकते हैं। बस थोड़ा समझने की ज़रूरत है, और आप समझोगे नहीं तो निश्चित तौर पर आकलन भी तभी होगा जब आप समझने की कोशिश करोगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 16 नंबर का। किस अवस्था में भाई हताशा, भय लिख देना यहाँ पर, ठीक है। हताशा, क्रोध, जिज्ञासा, स्नेह संवेगों के लक्षण हैं। किस अवस्था में ये संवेग पाए जाते हैं? भय, हताशा, क्रोध, जिज्ञासा, स्नेह। किशोरावस्था, बालावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ अवस्था। तो किस काल के लक्षण हैं 16 नंबर का? तो 16 नंबर का सही आंसर क्या होगा? 16 नंबर का सही आंसर होगा यह जो है बाल अवस्था के हैं, ठीक है। और आपको इस यहाँ पर संशय हुआ होगा कि यह किशोर अवस्था का है, लेकिन यह किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है। बशर्ते यह किस अवस्था का लक्षण है? यह जो है बाल अवस्था का लक्षण है, ठीक है। जिस बाल अवस्था को छदम काल भी कहा जाता है, छदम परिपक्वता काल भी कहा जाता है, किसने कहा था? रॉस ने कहा था। और कोल ब्रुस ने क्या कहा था? जीवन का अनोखा काल भी कहा था। फ्राइड ने क्या कहा था? जीवन का निर्माणकारी काल का। तो कहीं इस प्रकार के आपको भी देखना है, इस प्रकार से क्वेश्चन भी जरूर काफ़ी बनते हैं। जैसे किल पैट्रिक ने क्या कहा था? प्रतिद्वंदात्मकता। तो वहीं जो है किशोरावस्था, सबसे ज़्यादा किशोरावस्था और बालावस्था ही पूछा जाता है, ठीक है। अब किशोरावस्था में जैसे द्वंद्व का काल कहा जाता है, तो वहाँ पर क्रोध, जिज्ञासा, हताशा है ना, तो उसको द्वंद्व का काल कहा जाता है। किशोरावस्था को कठिन काल कहा जाता है। और संघर्ष तूफानों का काल का किसने कहा था? हाल ने कहा था। और किल पैट्रिक ने क्या कहा था? जीवन का सबसे कठिन काल कहा था। भय और प्रेम का काल कहा था, ठीक है। तो थोड़ा सा कुछ चेंजिंग बदलाव होगा, तो आप उस चीज में देख लेना, तो समझने की आवश्यकता है। 17 नंबर का प्रश्न है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्थाएं नहीं है। तो जो कोहल वर्ग के जो नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं वह कौन सी नहीं है? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कोहल वर्ग जो नैतिक विकास के जो वो बताए थे वो कौन से नहीं है? पूर्व परंपरागत, रूढ़ परंपरागत, पश्च परंपरागत, अपूर्ण परंपरागत। 3 प्रकार के दिए थे ना कोहल वर्ग ने, उनने 3 प्रकार के दिए थे, तो कौन सा नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो आपने अपना आकलन कर दिया होगा। और उन तीनों को उन्होंने 2-2 पार्टों में बांटा था, ठीक है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप नोट रखना, 2-2 पॉइंट में बांट कर वो 6 हो गई थी। इसका सही आंसर क्या होगा? अपूर्ण परंपरागत। अब रूढ़िगत क्यों नहीं होगा? रूढ़िगत इसलिए नहीं होगा कि रूढ़िगत को जो है परंपरागत ही कहते हैं। पहले पूर्व परंपरागत आता है, उसके बाद परंपरागत आता है, और उसके बाद पश्चिम परंपरागत आता है। तो रूढ़ि या परंपरागत एक ही होता है। अपूर्ण परंपरागत का कोई उल्लेख उन्होंने नहीं किया गया है, ठीक है। सामान्य तो आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। कौन कौन क्या कह रहा है, कुछ किस सेंटर में क्या कहा जा रहा है, कोई क्या किस चैनल में किस बातों का उल्लेख किया जा रहा है। मित्रों, आपको अपना नॉर्मल ढंग से, अपने सामान्यतः जिस प्रकार से आपका पाठ्यक्रम है, ओल्ड पेपर हैं, पिछले वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं, उस आधार पर अपनी तैयारी कीजिएगा। ये हाई तौबा होने की आवश्यकता नहीं है कि इतना कठिन स्तर होगा, क्या होगा। भाई एलटी का स्तर है, समान ही बनेगा, थोड़ी जटिलता हल्का सा बनेगा, लेकिन पूछा वही जाएगा जो आपके पाठ्यक्रम में है। बस आपको जो है सामान्यतः हिसाब से अध्ययन करने की आवश्यकता है, ठीक है। क्वेश्चन हमेशा जो गलत होते हैं वो जो है
सामान्य क्वेश्चन ही होते हैं, जटिल क्वेश्चन नहीं होते हैं। और जटिल क्वेश्चन होंगे, कठिन होंगे तो सभी के लिए होंगे। 18 नंबर का प्रश्न है, बालक के विकास को प्रभावित करने वाले कौन से कारक नहीं हैं? तो बालक के विकास को जो प्रभावित करता है तो कौन से कारक नहीं होंगे? बुद्धि, यौन भेद, परिपक्वता, अंतःस्राव ग्रंथियां। तो बालक के विकास को कौन सा प्रभावित नहीं करता है? तो आपने इसमें आकलन कर दिया होगा अपना। 18 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? परिपक्वता होगा। ठीक है, ये जो आंतरिक और बाह्य कारणों में आते हैं, ठीक है, दो प्रकार से बालक के विकास को प्रभावित करते हैं ना। जैसे कि यौन भेद है तो ये आंतरिक जो प्रभावित करता है, बुद्धि, परिपक्वता, ये जो अंतःस्राव ग्रंथि है, तो ये दो प्रकार से, एक बाह्य और एक आंतरिक रूप से जो प्रभावित करते हैं। इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। आगे हम देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी कई बार बनते हैं, जैसे पिछली बार आपने देखा होगा कि एक क्रम में लगाने के लिए, और इस प्रकार से भी क्वेश्चन बनते हैं। निम्न में से 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से सही सुमेलित नहीं है। तो इन चारों में से कौन सा सुमेलित नहीं होगा? योजना विधि किलपैट्रिक, खेल विधि कुक, मूल्यांकन विधि GS राइट, और प्रश्नावली विधि सुकरात। अब यहाँ पर निश्चित तौर पर आपका कंफ्यूजन होगा, सामान्य क्वेश्चन है, बस थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा मानना है कि मैं कठिन स्तर मैंने बनाया नहीं है, बशर्ते वही बने हैं जो सामान्य तौर पर हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका हूं, जब मैंने फर्स्ट 1 2 जो है प्रैक्टिस सेट करवाए थे, पहला और दूसरा प्रैक्टिस सेट करवाया था। तो इसका सही आंसर होगा मित्रों, इसका सही आंसर होगा डी होगा, प्रश्नावली विधि सुकरात। ठीक है, अब क्यों होगा डी? सुकरात ने प्रश्नावली विधि नहीं दी है। सुकरात ने कौन से विधि दी है? सुकरात ने दी थी प्रश्न उत्तर विधि। ठीक है, प्रश्नों उत्तर जो है। अब देखो, प्रश्नावली और प्रश्न उत्तर में अंतर है, कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। तो सुकरात ने कौन सी विधि दी थी? सुकरात ने जो विधि दी थी वह दी प्रश्नोत्तर विधि दी थी। अब प्रश्नोत्तर प्रश्नावली विधि किसने दी थी? वुडवर्थ ने दी थी। ठीक है, पहले भी मैंने समझाया था आपको, पहले भी मैंने इस पर चर्चा की थी। जैसे पूर्व की जो पुराने ढर्रे के हिसाब से जो पूर्व के मनोवैज्ञानिक थे, जैसे प्लेटो ने संवाद विधि का उल्लेख किया है, आगमन विधि अरस्तु ने किया, और प्रश्न उत्तर विधि जो है सुकरात ने किया था। ठीक है, और वुडवर्थ ने क्या किसका किया था? प्रश्नावली विधि का किया था। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है बाकी। ठीक है, जैसे काफी सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों को आपको देखना है। आगे काफी प्रसिद्ध प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये शोध के बारे में है। और शोध के बारे में काफी महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। और पिछली बार दोनों प्रश्न पत्र में काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन पूछा गया था, और काफी ज्यादातर लोगों को काफी हार्ड स्तर लगा है। तो एंडरसन ने शोध के कितने पद या चरण बताए? ए 6 चरण, बी, इसको बी कर देना, 8 चरण, सी 4 चरण, और डी 5 चरण। तो एंडरसन ने कितने शोध के कितने चरण बताए? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, इसके बारे में पूर्व प्रश्न पत्रों पर भी मैं चर्चा कर चुका हूं, और स्पेशल क्लास एक शोध पर भी मैंने डाली है, शोध समायोजन पर। तो 20वां नंबर का सही आंसर क्या होगा? एंडरसन ने जो चरण बताए शोध के, वो 8 पदी या चरण बताए। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। उन्होंने 8 पॉइंट बताए, और जो चक्रीय शोध है, मैंने पूर्व में भी कहा कि चक्रीय शोध में 4 ही चरण होंगे। जो चक्रीय शोध का नियम दिया था, मॉडल प्रस्तुत किया था, वह केमिल ने किया था। ठीक है, योजना का निर्माण करना, क्रियान्वयन करना, आलोकन करना, और चिंतन करना। और जो शोध के चरण मीन होते हैं वो 6 चरण होते हैं। ठीक है, और शोध के चरण कौन से होते हैं? समस्या का चयन करना, समस्या का कारण या परिकल्पना का निरूपण करना, शोध की रूपरेखा प्रस्तुत करना, और पद्धतों का संकलन करना, पद्धतों का विश्लेषण करना, और निष्कर्ष निकालना। ये 6 चरण है। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग उल्लेख किया गया है शोध के बारे में, लेकिन आप
एक तो एंडरसन को नहीं भूलेंगे, इन्होंने 8 चरण बताए। एक आप कैमिल को नहीं भूलेंगे, जो चक्री सिद्धांत दिया था वो कैमिल ने दिया था। और दूसरा आप जो शोध के चरण हैं इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और इसमें परिभाषाएं हैं, पूर्व में मैंने परिभाषाएं भी आपको इसमें बताई थी। जैसे इसमें मौलिक का परिभाषा है, कोरे का, कोरे की परिभाषा है। अब इसको भी नहीं भूलेंगे कि जो कार्ट लेविन है, कार्ट लेविन ने जो सबसे पहले शोध जो किया, शोध का आधार दिया था वो कार्ट लेविन ने दिया था, लेकिन शैक्षिक छेद में कोरे ने दिया था। याद रख लेना आप लोग, ठीक है। ये पूर्व में भी कह चुका हूं मैं इस बात को। एक अधिगम के बारे में काफी बार आता है, भी मैंने पूर्व में कहा था कि परिपक्वता, तो जीवन पर्यटन चलने वाली जैसे प्रक्रिया वो परिपक्वता से प्रभावित नहीं होगी, ठीक है। जैसे थकान से अधिगम जो जीवन पर्यटन चलता है वो प्रशिक्षण हो सकता है, थकान हो सकता है, बीमारी, डर, भय, इन चीजों का उल्लेख हो सकता है। एंडरसन की एक पुस्तक थी, काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, इंट्रोडक्शन टू द प्रोजेक्टिव टेक्निकल, टेक्निक या टेक्निकल, ठीक है। इनकी काफी प्रसिद्ध लोकप्रिय पुस्तक है एंडरसन की, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्टिव टेक्निक। इसी में ही उन्होंने 8 पदों को बताया था। कई बार पुस्तक का नाम आ जाता है, जैसे आपने सी टेट यू टेट में देखा होगा, तो ऐसा ना सोचे कि सी टेट का उल्लेख नहीं है। सी टेट, यू टेट और टेट थोड़ा सा उसका स्तर थोड़ा सामान्य तौर पर व्यवहारिक होता है जैसे सी टेट का, लेकिन आपने उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का टेट देखा होगा तो इस सिलेबस से 80 से 70% मिलता जुलता सिलेबस है, और प्रश्न पत्र भी है जो एक कठिन स्तर उसमें लगता है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आपका उल्लेख स्पष्ट किया गया है बीएड के वेस पर, डीएलएड के वेस पर और टेट के वेस पर भी पाठ्यक्रम में आपका सिलेबस में इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखते हैं 21वां नंबर का, वह अवस्था जो कि माता के 21वें में को वे कर देना आप लोग, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है कहलाता है। जब 21वें गुणसूत्र के अलग ना हो पाने के कारण, होती है तो क्या समस्या होती है, तो क्या समस्या होती है, वो क्या कहलाता है, क्लीनफील्डर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि आपके उसमें वंशागत लगा हुआ, वातावरण लगा हुआ है। वंशागत से पिछली बार 18 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसमें इसको मिलाने का यही माध्यम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ये, इसका सही आंसर होगा बी होगा, डाउन सिंड्रोम होगा, ठीक है। अब ये क्या होगा, हम सामान्यतः देखते हैं कि गुणसूत्र की संख्या जो है 23 जोड़ों का होता है, और 23 दूनी जो है 46 होता है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया गया है, तो इन्होंने जो बताया था उन्होंने 47 बताया था, इसकी संख्याओं को संख्या 47 बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे शारीरिक में क्रोमोसोम का एक अतिरिक्त जोड़ा बन जाता है, और पीड़ित शिशु के अतिरिक्त जोड़ा माता के 21वें क्रोमोसोम जोड़े से अलग ना होकर, जिसमें उसके शारीरिक शरीर में क्रोमोसोम की संख्या बढ़कर 47 हो जाती है। बस इसीलिए इस क्वेश्चन को डाला था समय। तो दूसरा यह क्वेश्चन आप कई बार, यह क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है कि वंशागत, अब वंशागत सिलेबस लगा है तो इसमें आएगा डायरेक्ट कभी पूछा जाएगा कि वंशागत के जनक, तो वंशागत के जो जनक थे वो कौन थे, तो वंशागत के जनक थे वह कौन थे, ब्रून, एक ब्रून शहर है, एक ब्रून जो शहर थे, एक पादरी, तो ब्रून एक शहर के जो पादरी थे ग्रेगर जॉन मैंडल, ठीक है, ग्रेगर जॉन मैंडल थे, वो पादरी थे पहले। तो इन्होंने वंशागत के क्या किया था, वंशागत या वंशाक्रम के जनक इन्हें माना जाता है, लेकिन इस पर इतना ध्यान आकर्षित नहीं गया। ये कब गया, जब जो है 2 बड़े वैज्ञानिक व्रिज और कार्ल कोरेंस, व्रिज नाम नहीं भूलेंगे, व्रिज और कार्ल कोरेंस के परिणाम के फलस्वरूप इसको मान्यता मिली, किसको, वंशागत को, जिस तब इसकी प्रसिद्धि बढ़ी। और इन दोनों ने क्या सिद्धांत दिया, वांशिक अनुवांशिकता का आधार नियम दिया इन्होंने, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होंगे, जैसे कि यह चलन बन रहा है, आपने अगर नजर दौड़ाई होगी 21 के प्रश्न पत्र में मित्रों, तो 30 में से 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो एक मुख्य धारा के नहीं थे, बस तो गौण थे। जैसे हम मुख्य नियम न पढ़कर उनके गौण नियम पढ़ते हैं, जो मूल प्रश्न थे वो न बनकर जो अंदरूनी प्रश्न थे, इस प्रकार के क्वेश्चन बने थे। तो बस इसको बताने का यही है
कि वंशानुक्रम का आएगा तो कौन से होंगे, इसका मेंडल होंगे। जबकि आनुवांशिकता आधार नियम होगा तो वह कौन से होंगे, इसका जनक किसे माना जाएगा, ब्रिज और कार्ल्स कोरिन्स को माना जाएगा। ठीक है, कार्ल्स कोरिन्स को माना जाएगा। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं इतना, और बहुत कम ही पूछेगा, लेकिन वंशागत से पूछेगा तो डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मित्रों, अगर आप नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और आपका रिस्पॉन्स के लिए धन्यवाद। कई बार एक बात आप महत्वपूर्ण बात उभर कर यह आती है कि काफ़ी लोगों का कॉल, तो मित्रों आपका कॉल मैं रिसीव नहीं कर पाता हूँ इतने लोगों का, और मैं समय इतना उपलब्ध नहीं रहता है। आप अगर मैसेज सेंड करते हो तो उसका मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा कि इतना समय नहीं बचता है कि मैं हर किसी की कॉल रिसीव कर सकूँ, हर किसी का कॉल का जवाब दे सकूँ, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन हाँ, अगर आपका मैसेज आता है तो उसका जवाब मैं ज़रूर देने की कोशिश करता हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि आखिर एग्ज़ाम कब होगा। तो देखो, कल्पना और कोरी कल्पनाओं पर मैं आपको कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। अगर सिलेबस की बात है, पाठ्यक्रम की बात है, जो मेरे पास अगर कोई भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो उसके पास दो ही प्रूफ होते हैं, दो प्रत्यक्ष प्रमाण होते हैं। एक तो उसके पास सिलेबस होगा, एक ओल्ड पेपर होगा, जिसके दम पर वह अपना पाठ्यक्रम चलाता है, अपना किसी भी प्रकार से क्लासें चलाता है, और विद्यार्थी भी अध्ययन उसी के बेस पर करता है। तो एग्ज़ाम के बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकता हूं कि कब है। आप अपनी तैयारी कीजिएगा, बेहतर रूप से कीजिएगा। अगर आयोग ने कहा है कि मार्च में होगा तो आप उस तरीके से तैयारी कीजिएगा। नहीं भी होगा तब भी आपकी पढ़ाई बेहतर तो होगी, और होगा भी तो आगे होगा जब भी होगा। तो इसके बारे में मेरे पास भी कोई सवाल नहीं है, और मेरा पेड चैनल तो है नहीं कि मैं आपको गुमराह करके इधर उधर की बातें करके आपको घेर के रखूं। ठीक है, और ना तो मेरी कोई रेगुलर इस प्रकार की क्लासें हैं, लेकिन एक सहयोग की भावना है, जो भी आपको उचित लगे। तो आज के लिए इतना ही। सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।